Good evening, friends. My name is Shakti, and once again, welcome to uh, my channel, The Resurgence. आज मैं आप लोगों से ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस या डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, शायद 16-17 प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से ऐसा कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया का डैमेज किया है? और इंटेंशनली या अनइंटेंशनल वो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक्शंस की बात कर रहा हूँ जिस एक्शन से इंडिया का डैमेज हुआ है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू से लेकर मेरे ख्याल से गुलज़ारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद शायद चरण सिंह जी थे, फिर शायद मोरारजी देसाई जी थे, फिर इंदिरा गांधी थी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद फिर वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव जी, फिर वाजपेयी, फिर मेरे ख्याल से वाजपेयी के बाद नेक्स्ट थे देवेगौड़ा जी, गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जी, और उसके बाद मनमोहन सिंह, फिर वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह जी, और अभी नरेंद्र मोदी जी। तो इन सब में कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा रहा है, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस देश को नुकसान पहुँचाया है? तो मैं जब सोच रहा था तो ऑल्दो ऐसा कोई मैंने कोई पेपर नहीं पढ़ा है, ना मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू किसी का सुना है, बट मैं सोच रहा था कि किस-किस प्रधानमंत्री के टाइम पे कौन-कौन सी बुरी चीज़ें हुई हैं। और मैं ये सिर्फ 2013-14 तक का ही कर रहा हूँ, क्योंकि या फिर ठीक है, नरेंद्र मोदी का भी देख लेंगे हम। तो अच्छा, एटलीस्ट से आपको ये समझ आ गया मैं नरेंद्र मोदी को नहीं बोल रहा हूँ। बट एनीवे, जूरी अभी आउट है, मैं एक बार डिस्कशन करता हूँ, अगर ऐसा कुछ लगता है तो फिर आप सुन लीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ इस मेरे एनालिसिस से कुछ अगर आप डिफरेंट व्यू रखते हैं तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहले जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें। अगर मैं नेहरू जी की बात करूँ तो नेहरू जी ने के टाइम पर 2-3 चीज़ें सही नहीं हुई थी, जो चीज़ सही कर सकते थे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिक्योरिटी काउंसिल सबको पता है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हमारा नाम उस टाइम पे प्रपोज़ हो चुका होता, हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया होता, तो शायद आज की डेट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। तो एक तो उनका सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा, मेरे ख्याल से शायद नेहरू जी ने इंडिया एज़ अ सिविलाइज़ेशन को नहीं सोचा। वो वो थोड़ा वेस्टर्न या फिर थोड़ा सोशलिस्ट तरीके से इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने कभी इंडिया को एज़ एन इंडियन नहीं सोचा। वो थोड़ा बोरोड थिंकिंग के साथ वो काम कर रहे थे, और मुझे लगता है वो थोड़ा-सा चैलेंज था, वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने इसको मैं ये नहीं बोलूँगा उनका इंटेंशन खराब था, बट हाँ, ये प्रॉब्लम हुई थी। उसके कारण से इंडिया को जो सिविलाइज़ेशनल जो हमें इन्फ्लुएंस मिलना चाहिए, सिविलाइज़ेशन जो क्वेश्चन या गवर्नमेंट के साइड से जो एक आत्मविश्वास जगाना होता है लोगों के अंदर, वो हमारा बहुत लेट जगा, और शायद इसके कारण से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। सेकंड, हमारे पास उनका जो एक और रीज़न था, अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि नेपाल ने वाक़ई हमसे बोला था कि हम वो इंडिया के साथ मर्ज करना चाहता है, नहीं करना चाहता। बट मेरे ख़्याल से अगर उस समय हम थोड़ा-सा एग्रेसिव होके काम करते और जापान को कन्विंस करते हम लोगों का, क्योंकि आसान होता मेरे ख़्याल से। बहुत सारे गोरखा रेजिमेंट हमारे यहाँ ब्रिटिश आर्मी में थे, बहुत सारे नेपाल के सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। हम लोगों का कल्चरल सिविलाइज़ेशन एक जैसा है। और अ, कई सारे मामलों में लैंग्वेज हमारी मिलती-जुलती हैं। तो हम कई मामलों में हम और वो एक जैसे ही हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर हम उस टाइम पे थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाते तो नेपाल हमारे साथ होता, और आज हम एक-दूसरे के सुख-दुःख का के पार्टनर बन चुके होते, और शायद हम ग्रो कर रहे होते, साथ-साथ ही ग्रो कर रहे होते। और उसके कारण से हमें क्या फ़र्क पड़ता? चाइना को हम कंट्रोल कर सकते थे, हमारा जो कैलाश पर्वत है उस पे हम अपना हक जमा सकते थे। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमने मिस कर दिया है नेपाल को नहीं लेकर। उसके कारण से हमें उसका खामियाज़ा आज तक भुगतना पड़ रहा है। ये थी नेहरू जी की बात। उसके बाद गुलज़ारी लाल नंदा जी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और मेरे ख़्याल से उनका कार्यकाल उतना ज़्यादा नहीं था कि जिसको हम एक टर्निंग पॉइंट बोल सकें या एक माइलस्टोन बोल सकें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो उन पे नहीं आता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का नेगेटिव, उनका एक जो नेगेटिव शेयर्ड नेगेटिव मैं बोलता हूँ, उनका और इंदिरा गांधी का साथ-साथ ही। बिकॉज़ लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था, या एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ हुआ होगा, और उसका जो भी प्लानिंग हुई थी या जो भी एग्जीक्यूशन हुआ था, वो सब प्लान हो चुका होगा उनके समय में, और इंदिरा जी के समय में। तो जो सबसे बड़ा मुझे उनका एक प्रॉब्लम लगती है जो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था, प्रॉब्लम ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं थी, वो तो बहुत अच्छा चीज़ था। पर प्रॉब्लम ये था कि आपने सिर्फ़ एक स्टेट को ही तवज्जो दे दी। ये मेरी प्रॉब्लम थी। ये मतलब ये मेरा एक पॉइंट है जिस पॉइंट को मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए। हमने सिर्फ़ एक स्टेट को हमने
ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक तरीके से पोस्टर बॉय बना दिया, और मेरे ख्याल से उसके कारण से हमारे भारत के कई सारे राज्य जो थे वो पिछड़ गए। पंजाब काफ़ी अमीर हो गया और कई सारे राज्य पिछड़ गए। हालाँकि मुझे अभी तक इस चीज़ का लॉजिक समझ नहीं आया कि चावल और गेहूँ पंजाब में कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा, अन जो कि सूटेबल ही नहीं है। अगर आप बंगाल की बात कर रहे होते, अगर आप बिहार की बात कर रहे होते तो मुझे समझ में आता, क्योंकि यहाँ पर चावल को पानी चाहिए, और पानी के साथ जहाँ पर पानी वाला एरिया होता है वहाँ पे चावल की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। आपको पंजाब में अलग से कैनाल्स बनाने पड़े, अलग से आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, अ, और वहाँ के लोगों को अलग से आपने ट्रेन भी किया होगा फॉर राइस कल्टीवेशन एंड वीट कल्टीवेशन। वीट का तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन राइस मुझे समझ नहीं आती कि पंजाब में ही क्यों बना। वो तो यहाँ पे ही बन सकता था, फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में बन सकता था, वेस्ट बंगाल में बन सकता है, सदर्न स्टेट्स में बन सकते थे। उस उसको राइस का हम शेयर दे सकते थे, वहाँ से हम ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते थे। अगर चलो एक बार हमने अगर कर भी दिया, तो हमने बाकी स्टेट्स को भी हमें इवेंचुअली इंक्लूड करना चाहिए था। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लानिंग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, और उसके कारण से क्या हुआ है कि आज जो एक गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा एक सपोर्ट था, वो सिर्फ एक स्टेट के पास रह गया। अब बाकी स्टेट को उसका थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये एक प्लानिंग का इशू था, जिस चीज़ को हमें शायद सूनर और लेटर वी विल रियलाइज़ दैट। अब मैं आता हूँ इंदिरा गांधी। तो इसके लिए मैं एक्चुअली शास्त्री जी को भी थोड़ा बहुत ब्लेम करता हूँ और इंदिरा जी को भी ब्लेम करता हूँ इसके लिए, कि प्लानिंग आपने प्रॉपर नहीं की। वेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना चाहिए था सब सब लोगों को, सारे स्टेट से, या एटलीस्ट दिमाग लगा के उन स्टेट्स पर जाना चाहिए जहाँ पे आपके पास इजी प्रोडक्टिविटी या इजीली वाटर अवेलेबिलिटी होती है। इंदिरा जी का दूसरा एक जो क्या बोलूँगा, इंदिरा जी का जो दूसरा एक मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, जो कि आज तक मैं देखता हूँ, वो है मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे भी इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में थी, मिनिस्टर थी शायद वो, आईएनबी मिनिस्टर थी। बट इंदिरा गांधी ने जो फैमिली को इतना ज़्यादा पब्लिक कर दिया, संजय गांधी को लेकर या राजीव गांधी को लेकर इतना पब्लिक कर दिया, कि उसके कारण से ना जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो शायद नेहरू जी ने स्टार्ट की होगी, बट वो उतनी ज़्यादा फिर भी फर्मली इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हुई थी अनटिल अनलेस इंदिरा जी ने उसको इस्टेब्लिश नहीं करा दिया। और मुझे लगता है वो एक उनका सबसे बड़ा मेरे ख्याल से बेकार, आई वुड से कि नॉट अ वेरी गुड मूव। वो एक उसके कारण से आज भी इंडिया में प्रॉब्लम चल रही हैं, और आप देखोगे इवेंचुअली कई इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आपके पर्सनल जॉब में या सॉरी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में, पर्सनल बिजनेसेस में हायरार्की होती है, डायनेस्टी होती है, उसको आप रोक नहीं सकते हो, दैट इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ द पर्सन। बट यहाँ पे देश की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बट एंड मेरे ख्याल से इंदिरा जी को उसके लिए मैं मुझे लगता है कि उनका ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फैमिली था, और फैमिली को ही उन्होंने आगे बढ़ाया, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा उनका एक गलत मूव था। इमरजेंसी को मैं गलत मूव नहीं मान रहा हूँ, बिकॉज उसका उनको लोगों ने उसका सबक भी सिखाया था इंदिरा गांधी को, और इंदिरा जी को वापस उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो इमरजेंसी तो अब मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, 3-4 साल के लिए या 1.5-2 साल के लिए आपने एक गलत मूव किया था, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ उतनी देर का है, उसके बियॉन्ड फिर वो ठीक हो गया है। बट आपने जो ये डायनेस्टी और जो पॉलिटिकल लेगेसी सिस्टम स्टार्ट किया है, इसके कारण से प्रॉब्लम आज भी चल रही है, और मुझे लगता है ये एक इंदिरा जी का सही मूव नहीं था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री, अच्छा बाय द वे, इंदिरा जी के समय एक चीज़ और भी गलत हुई थी। अब उसको मैं गलत तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो नेचुरल होता है एक्चुअली। जो लीडर होता है वो नेचुरल होता है, तो उसके साथ कुछ बुराइयाँ भी आती हैं। तो इंदिरा गांधी के साथ भी बुराइयाँ थी, लाइक पर्सनल वर्शिप, यू नो ऑप्टिक्स, और हर चीज़ की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर चीज़ इंदिरा होना। तो वो मेरे ख्याल से एक लीडर का एक ट्रेट है। तो उस चीज़ को नो मैटर इंडिया हो या वर्ल्ड वाइड हो, कहीं पर भी हो, वो ट्रेट्स आपको हर जगह सिमिलर मिलते हैं। तो वो एक दैट इज़ द वे द लीडर्स आर बॉर्न, दैट इज़ द वे द लीडर्स आर बिल्ट। सो वो एक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेट्स है, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो राजीव गांधी राजीव गांधी ने इंदिरा जी का ना सिर्फ पॉलिटिकल जो होता है ना हक, कि सत्ता पे मेरा हक है, राजीव जी ने उसको ना सिर्फ डिस्प्ले किया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने न्यूज़ सुना था कि उन्होंने नेवल शिप ले लिया था फॉर हिज हॉलीडेज़।
तो एक होता है ना, आपके अंदर फीलिंग आती है कि देश मेरा है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश मेरा है, आई कैन डू ब्लडी एनीथिंग। मेरे ख्याल से राजीव गांधी ने उस थॉट को, जो कि इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था, उस थॉट को आगे बढ़ा दिया। तो ये राजीव गांधी को वो एक नेगेटिव मैं बोलूँगा फीचर था उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में। उसके बाद राजीव गांधी ने 2 चीज़ और भी गलत की थी। एक तो करप्शन स्टार्ट हो चुका था, लाइक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन, बोफोर्स स्कैम वगैरह स्टार्ट हुआ था। फिर वीपी सिंह ने इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद वीपी सिंह बाद में प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम और की थी कि उन्होंने अ, एक तो पावर को मिसयूज़ ऑफ पावर को लेजिटिमाइज़ कर दिया था कि चलता है, मैं अगर लीडरशिप ले रहा हूँ तो चलता है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, प्लस आई हैव गॉट अ रिच लेगेसी ऑफ नेहरू एंड इंदिरा गांधी, सो आई कैन डू वट एवर आई कैन डू, वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो एक वो थॉट आ गया था, मुझे लगता है। और दूसरा उनका जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स था, शाहबानो केस में उन्होंने पार्लियामेंट में काम कर दिया, पार्लियामेंट तो लॉ बना दिया। उसके बाद आपने सडनली हिंदूज़ को अपीस करने के लिए कुछ और भी एफर्ट लगा दिए। मेरा जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स होता है ना, ये बड़ा ही गलत होता है। इसमें से ना आप किसी पार्टी का भला नहीं कर पाते हो एक्चुअली इसमें। तो आपको उस टाइम पे ना एक वेल थॉट ऑफ स्टडी का काम करना चाहिए, रादर देन नी जर्क रिएक्शन, जो कि राजीव गांधी ने किया था। मेरे ख्याल से ये उनका एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप का था, जो कि आज तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही नेगेटिव उनका एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन पॉलिटिक्स। अब मैं बात करूँ वीपी सिंह कार्यकाल ज़्यादा दिन का नहीं था, बट उन्होंने जो इंडिया में जो कास्ट डिवाइड लेकर आए थे, वो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। रिजर्वेशन की बात नहीं है, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपने कास्ट में जो डिवाइड लेके आ गए थे ना, क्लास सोसाइटी में जो डिवाइड लेकर आ गए थे, वो डिवाइड आपने सही नहीं किया था। आपको मेरे जैसे कई लोग ने आपको मसीहा बोला होगा, कई लोग आपका साथ जुड़ना चाहे होंगे, लेकिन दैट वाज अ वेरी वेरी बैड मूव फ्रॉम योर साइड। वीपी सिंह जी बहुत ही गंदा उन्होंने इस काम को किया था, जिस कारण से हिंदूज़ और इंडिया, जहाँ जो पहले ही बटा हुआ था, उसको आपने और उभार दिया, नेशनल लेवल पे आपने उभार दिया और उसको लेजिटिमाइज कर दिया। उस डिफरेंशिएशन को, उस क्लीवेज को आपने अपने नेशनल लेवल पे उसको लेजिटिमेसी दे दी। दैट्स अ बैड थिंग। आप चाहते थे उस काम को थोड़ा सा पॉलिटिकली एस्ट्यूट होकर सभी लोगों को साथ में ले लेते हुए आप उसको अलग तरीके से भी कर सकते थे। यही करना था, आप यही करते, इसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन आप शायद इसको उतने तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, और इसके कारण देश आपको शायद माफ़ नहीं कर पाएगा, या नहीं करना चाहिए आपको माफ़ इसके लिए। अच्छा, चंद्रशेखर जी के टाइम पे तो मुझे चंद्रशेखर जी का टाइम तो है, मुझे ये नहीं पता कि उनके टाइम पे क्या क्या चीज़ हुआ था, बट या ऐसा कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंस था, तो या मुझे इस कारण ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि उनके टाइम पे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम वाज ब्रोकन कम्प्लीटली, वाज मिसमैनेज्ड, एंड दैट वाई नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह वाज फोर्स टू गेट इनटू द लिबरलाइजेशन मोड। तो मेरे ख्याल से वो एक अब चंद्रशेखर को उसमें कितना हाथ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन तो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट हिम बिकॉज मुझे पता नहीं है, तो मैं आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद मैं बात करूँ नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के टाइम पे पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर के पास करप्शन डायरेक्टली आया था। बोफोर्स में राजीव गांधी ने कट लिया था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हर्षद मेहता ने आपका नाम लिया था शायद नरसिम्हा राव जी के टाइम। और और शायद शिबू सोरेन का भी कुछ स्कैम हुआ था। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ था इन दिस स्कैम, एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव जी के टाइम का सबसे बेकार उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वही था, करप्शन वाला। बट उसका उसको मैं फिर भी उतना ज़्यादा बुरा नहीं मानता उनको, क्योंकि करप्शन इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करता था। बट ये ऐसा हो गया था कि ये और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर नहीं लगे करप्शन, या मिनिस्टर्स पर नहीं लगे हुए हैं, राजीव गांधी पे खुद लगा था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, बट हाँ, नरसिम्हा राव के टाइम पे इफ़ आई वुड से वन नेगेटिव थिंग दैट वाज इट वाज बेसिकली आई वुड से करप्शन इशू। और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। मुझे लगता है कि इंडिया का लिबरलाइजेशन वाला प्लान बहुत अच्छा था उनका और मनमोहन सिंह जी का। मुझे लगता है कि साथ में उन्होंने जो पंजाब समस्या को भी सॉल्व की थी, वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया था उसको भी। तो मुझे लगता है वो उनका अच्छा था, बट स्टिल करप्शन वॉज बिग ब्लॉट इन हिज करियर।
उसके मैं बात करूँ देवे गौड़ा जी का और गुजराल जी का, नथिंग नोटिसेबल, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, ना मुझे ऐसा कुछ मिला है जिसको मैं सोच सकूं। इनका टाइम बहुत कम था। देवे गौड़ा जी तो बेसिकली ही वाज जस्ट, दोनों जन ही जस्ट लाइक अ फिलिंग इन फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सो नथिंग एल्स अबाउट देम। वाजपेयी वाजपेयी के टाइम पर एक जो उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मैं बोलूँ, ऑल्दो सारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं, they are very very learned, no doubt about it. India is lucky to have great prime ministers all across the decades since our independence. But I would say कि but right now since the topic is to talk about the negative things of the politicians, of the prime minister, so अगर मैं वाजपेयी जी की बात करूँ तो वाजपेयी जी का एक जो सबसे नेगेटिव आप कह सकते हो दैट इज़ लैक ऑफ एग्रेशन, और विज़न नहीं था उनके पास इंडिया के लिए। अब ये इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि he couldn't assert himself because of clutches of coalition government, or uh, और ही वॉज बेसिकली एट द मर्सी, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो विज़न मिसिंग था उनके अंदर। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट स्टेट्समैन। उस समय तो मैं कोई कमेंट करने लायक नहीं हूँ। आई एम इनकॉन्सिक्वेंशियल इन फ्रंट ऑफ वाजपेयी जी एंड ऑल, बट मुझे लगता है कि उनका फिर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि एग्रेशन बहुत कम था, और जब एग्रेशन कम होता है तो आपके साथ आप पूरा यूटिलाइजेशन कर नहीं पाते हो। हम यंग आज से नहीं है, हम यंग एटलीस्ट 20 साल से यंग चल रहे हैं, तो एटलीस्ट हमने आधा यंगनेस या यूथफुलनेस तो हमने ख़राब कर ही दिया है। अगर वाजपेयी जी थोड़ा सा एग्रेसिव होते तो एटलीस्ट वो पब्लिक डिस्कोर्स में आ जाता वो, और पब्लिक डिस्कोर्स में आता तो फिर जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए मनमोहन सिंह, वो उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते थे। तो मेरे ख्याल से वाजपेयी जी का ये एक नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मैं बोल सकता हूँ, या मुझे लगता है। तो अभी तक जो प्रधानमंत्री हुए, अगर मेरा वोट किसी को जाएगा तो किसको जाएगा? तो ना नेहरू जी को जाएगा, ना इंदिरा, ना राजीव, ना वीपी। मेरा सबसे ज़्यादा नेगेटिव वोट जाएगा जिसके बारे में अब बात करने जा रहा हूँ, मनमोहन सिंह। मुझे लगता है मनमोहन सिंह वॉज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू इंडियन पॉलिटिक्स एज फार एज प्राइम मिनिस्टरशिप इज कंसर्न। पर्टिकुलरली 2009 से 2014 की बात करूँगा मैं। 2009 से 2014 की बात इसलिए करूँगा, 4 और 8 की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज चलो 4 और 8 में तो आपको फोर्स कर दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री आप बन जाओ। ऑल दो वोट आपके नाम पे नहीं मांगा गया था, सोनिया गांधी जी के नाम पे मांगा गया था, बट ठीक है, आप एक बार बन गए, लेकिन सेकंड टाइम आपको नहीं बनना चाहिए था प्रधानमंत्री, ठीक है, आप तब भी बने रहेगा। ऐसी कोई मजबूरी हो नहीं सकती है। एनीवे, पहले तो मैं बात करूँगा कि मैं उनको क्यों ख़राब, उनके टाइम पे क्या ख़राब बातें हुई हैं। बहुत सारी हुई हैं एक्चुअली। पहली बात तो ये हुआ है कि आपने एक सबसे करप्ट गवर्नमेंट को लीड किया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपने एक प्रधानमंत्री का जो स्टेटस है उसको डिमीन किया था। आप एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, हैं, उसमें किसी को मुझे लगता है मेरा तो उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं, तो मैं आप पे कमेंट भी नहीं कर सकता, बट लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आता है, कॉमन सेंस मेरा बोलता है, जितना मैं समझता हूँ, आप ग्रेट इकोनॉमिक्स थे, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। आपके इंटेंशन शायद ग्रेट रहे होंगे, मैं उस पर भी नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर तक थे जब तक, तब तक तो ठीक है, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो यू कांट बी जस्ट अ म्यूटेड पर्सन। एंड म्यूटेड, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी ओरेटेड, but you just can't be muted. You just can't be mute as spectator to the things which is happening around you, because you represent India. और मुझे लगता है कि 2013 से लेकर 2004 से लेकर 2013 तक मैं न गांधी फैमिली को दोष देता हूँ, ऑफकोर्स सोनिया गांधी वालों को किसी दोष नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो इंडिया का जो मिस फॉर्चून था दैट वाज बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। आप हट जाते ना यार प्रधानमंत्री से, किसने आपको रोका था? आप बोल सकते थे ना कि मैं मुझे नहीं बनना। क्या होता? मैक्सिमम क्या होता है, आप ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे, एक टाइम आपका प्रधानमंत्री बन चुके थे, सेकंड टाइम नहीं बनते आप। तो आप एटलीस्ट ये तो शो कर सकते थे कि देखो प्रधानमंत्री की गरिमा अलग होती है, और आई जस्ट कैनॉट बी रिमोट कंट्रोल्ड, राइट।
मुझे हर चीज़ के लिए अपने लीडरशिप के पास नहीं जाना है, ना मुझे कोई एक मेरे ऊपर कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बैठ गया है जो मुझे गाइड करेगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि प्रधानमंत्री को गाइड करेगा या पॉलिसी मेकिंग पे गाइड करेगा। मेरे ख्याल से आपने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादातर दुरुपयोग किया था। तो मेरे ख्याल से एक तो आपकी सबसे बड़ी गलती वो थी जो कि आपका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था। पपेट बनना, मुझे नहीं लगता कि आज तक पपेट ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट के बारे में तो मैंने सुना है, और वहाँ पे होने के चांसेस हो भी सकते हैं, ऑल्दो ऐसा कोई आपके मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर सोचो लॉजिकल तो हो भी सकता है। उससे इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शुड बी कोऑर्डिनेटेड। तो अगर वहाँ पे आपको अपने बंदे बैठाने हैं जो जिनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट प्राइम मिनिस्टर में आप पपेट नहीं बन सकते हो। प्राइम मिनिस्टर का मतलब आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास आपको क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है, आपको डिसीजन मेकिंग लेना है, आपको देश के सारे बंदों को साथ लेके चलना है। लेकिन आप प्रधानमंत्री बने जैसे कि चाइना में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनते हैं, टू फर्दर द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। सिमिलरली आप यहाँ पे प्रधानमंत्री बने टू फर्दर द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी फैमिली। ये आपका सबसे नेगेटिव डे था, सबसे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था इंडियन पॉलिटिक्स को। और मुझे लगता है कि ये आपने एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट किया है। आपने सोचा है कि मतलब लोग जब राहुल गांधी को इतना दोष देते हैं कि उन्होंने करप्शन की, करप्ट सरकार बनाई है गांधी फैमिली को, मुझे लगता है ठीक है उन्होंने जो गलती की है सो ठीक है, लेकिन गलती तो मनमोहन सिंह ने सबसे ज़्यादा की है। जो बंदा सेंटर ऑफ द गाय हु वाज एट द ग्राउंड जीरो, हु शुड हैव टेकन स्टेप्स, जो कि कई सारी गलतियों को कम कर सकता था, बट यू डिड नॉट शो योर स्पाइन। और दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्टर बनने में, एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होने में और एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिस टाइम आप फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम आपने अच्छा काम किया बिकॉज यू हैड अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। व्हेन व्हेन यू बिकेम प्राइम मिनिस्टर यू कुडंट डू वेल बिकॉज आपके पास वो विज़न नहीं था, क्योंकि आपका अपना दिमाग ही नहीं था। आपको आइडियली बोलना चाहिए था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं देश का धोखा नहीं कर सकता हूँ, एक बार हो चुका है बट अब दोबारा नहीं कर सकता। लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनने का लालच था, आ गया था, किसी को भी आ सकता है, आपको भी आ गया था। और आपने इतने गंदे, इतने बेकार फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिसीजन लिए उस टाइम पर, जिसके कारण से हमें आज भी प्रॉब्लम हो रही है और आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो रही है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमने बहुत सारा जो हमारा यूथफुलनेस वाला जो टाइम था इंडिया का, आपने उसमें 10 साल कम कर दिए विदाउट नॉट डूइंग मच। तो मेरे ख्याल से वो एक प्रॉब्लम आपकी सबसे बड़ी है। दैट्स वाई आई वुड वोट द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड वॉज मनमोहन सिंह जी। नो, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने में मुझे मेरा ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का इकोनॉमिक डिसीजन, फाइनेंशियल प्रूडेंस और सारे फील्ड में एक्चुअली काम कर रहे हैं वो। यानी उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट दिस इज़ माई जूरी अबाउट India's prime minister so far, about ki who is the villain prime minister India ever had, and my vote is undoubtedly Manmohan Singh ji. But this doesn't mean that I don't respect him. I find him a gem of a person. बहुत रिस्पेक्ट है, सभी के लिए रिस्पेक्ट है, वीपी सिंह जी के लिए रिस्पेक्ट है। ही इज़ लाइक सेकंड बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि मुझे लगता है इंडिया में हुए हैं। बिकॉज फैमिली से तो आप फिर भी लड़ाई कर सकते हो, डायनेस्टी इज से आप फिर भी लड़ाई कर सकते हो, लेकिन अभी कास्ट पे जो डिवाइड लेके आते हो ना, जो सोसाइटी में जो डिवाइड लेके आते हो, इससे लड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, वो आपने किया। तो मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह जी फॉलोड बाय वीपी सिंह जी, ये दो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जो इंडिया में नहीं होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली दोनों हुए, और इनके कारण से हमें आज भी प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरा वोट है। आप क्या सोचते हो कमेंट में लिख के बताइएगा, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट माय न्यू चैनल। आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम interesting analysis about some other thing. All right.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय शो। गुड नाइट।